सगळंच असतं यांच्याकडे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा रणसंग्राम आता हातगाईवर आलाय. याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राजकीय पक्षाचा स्वर आणि ज्वरही अगदी टिपेला पोचलाय. याच पार्श्वभूमीवर इंडिया न्यूजच्या किस्सा कुर्सी का या कार्यक्रमात ऐतिहासिक पुण्यनगरीत मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया. पुणे से हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है. हम बात करेंगे कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, बात करेंगे यहां के मुद्दों की, और यहां से हम एक खास कार्यक्रम कर रहे हैं लेडी स्पेशल. जी हां, पुणे को अगर यहां की आईटी राजधानी कहा जाए, एजुकेशनल हब कहा जाए, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. लेकिन क्या ये शहर अपनी गरिमा, अपनी मान मर्यादा खोता सा जा रहा है, डूबता सा जा रहा है ये शहर? यही यहां के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे. लेकिन प्यारी प्यारी बच्चियों ने बहुत खूबसूरत सा अभिवादन दिया है इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए. आप हमें बताएंगी कि क्या कहा है अपने मराठी में, हमारे उन दर्शकों के लिए जो मराठी नहीं समझ पाते हैं. बिल्कुल. आने वाले इलेक्शन का युद्ध बहुत अभी तेज हो जा रहा है, सो हर एक पक्ष का आवाज भी बढ़ रहा है. इसी पार्श्वभूमि पर इंडिया न्यूज के किस्सा कुर्सी का ये कार्यक्रमात पुण्य नगरी में आप सभी का स्वागत है. और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में. जी धन्यवाद. आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? जी बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है. अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसी पे तो मोदी फीवर है ही, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो जाता है. क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों हो जाता है, आप बताइए. अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन का हम लोग देख ही रहे हैं, कुछ भी बाजी पलट सकती है, तो ऐसे कह नहीं सकते हैं कुछ. ये शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी अलग अलग हुए, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही. मुझे लगता है शिवसेना भाजपा वाले अलग हो गए, इसका बहुत इफेक्ट होगा इस इलेक्शन पे. वरना शिवसेना भाजपा की सरकार बन रही थी क्या? हाँ, बन गई थी. बन गई थी, यस. लेकिन अलग अलग हो गए, दोनों भाई अलग अलग. अभी अलग हो गए तो वोट्स पे थोड़ा तो असर हो सकता है. क्या होता है हो सकता है. लेकिन वैभव, हमारे कुछ खास मेहमान साथ में, वो कहाँ हैं? लेकिन हमारे खास मेहमान आए, उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं. हमारे साथ हर एक पार्टी से यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं. हमारे साथ शिवसेना से निर्मला जी हैं जो कि सह संयोजक प्रमुख हैं. हमारे साथ बीजेपी से मुक्ता तिलक जी हैं. हमारे साथ एनसीपी से चंदना कोदरे जी हैं. हमारे साथ कांग्रेस से संगीता तिवारी जी हैं. हमारे साथ एमएनएस से रूपाली पाटिल जी हैं. लेकिन सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा. संगीता तिवारी जी, 15 साल का आपका शासन, लेकिन घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले. 15 साल में इतने घोटाले हुए कि आपके मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ा. उनका नाम हो गया आदर्श घोटाला मुख्यमंत्री. ऐसा क्यों? जी, ये घोटाले जो घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले पे आप कहे जा रहे हैं, वो तो मीडिया प्रोड्यूस कर रही है. अभी तो बहुत से घोटाले साबित होना कुछ कोर्ट्स में. तो आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? जी, हमारे पक्ष ने उनको बता दिया कि अगर किसी के नाम से, जब तक कोर्ट में तुम्हारा केस चालू है, जब कोर्ट का केस होने के बाद तो वापस आ गए कांग्रेस में, पर जब तक कांग्रेस के साथ रहते थे तो आप ही पूछते थे कि क्यों रखा है आपने इनको. इससे अच्छा वो दूर हो गए. कोर्ट केस से नील होने के बाद वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए. आज इलेक्शन जीत के भी आए वो. लेकिन अजीत दादा पवार को तो एनसीपी ने नहीं हटाया, राष्ट्रवादी. आपसे सवाल है. आप मुझसे, मैं राजलक्ष्मी भोसले हूँ. आप पहले मेरा परिचय दीजिए. राजलक्ष्मी भोसले जी. जी, एनसीपी में उनके साथ जो चार्ज थे, उनके ऊपर जो आरोप थे, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए. सिद्ध तो अशोक चव्हाण पे भी नहीं हुए, ये कह रही हैं. अशोक चव्हाण पे भी नहीं हुए. उनकी पार्टी की वो पॉलिसी होगी कि हमारी पार्टी को पूरा मालूम है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है. जितना बजट ही नहीं है महाराष्ट्र का, उतना घोटाले का बजट जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा बोल रहे हैं. दीपक जी, अशोक जी का कोर्ट में केस चालू था, कोर्ट से नहीं हुआ है. अजीत पवार जी की बात और है, अशोक चव्हाण जी की बात बहुत और है. कोई चार्ज नहीं है. कोई चार्ज नहीं. उनके ऊपर तो कोर्ट में कोई चार्ज नहीं है, फिर भी घोटाले में इनका नाम है. वो विपक्ष का काम ही होता है घोटाले में. जिनको जो विपक्ष की पार्टी के नेता है उनका नाम लेना. पहले भी ऐसे ही बोले थे जब मुंडे साहब थे, तब उन्होंने बोला था मैं गाड़ी भर ये लाके दूंगा, मैं दाऊद को इन्होंने ये किया है उसको पकड़ के लाऊंगा. जब भी कहीं भी कोर्ट में केस आया या नाम खराब हुआ है
उस कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी से दूर किया है। पर बाकी की कोई भी पार्टी आप देखे जाओ, बीजेपी देखो या एनसीपी देखो, इन्होंने दूर नहीं किया है। इनके ऊपर चार्जेस थे, कोर्ट में सिद्ध हुए हैं वो चार्जेस। हमारे पार्टी के नेताओं पे ऐसे इनका भी सुनील तटकरे पे है ना, पर वो घूम रहे हैं ना, सुनील तटकरे पे भी है, वो भी घूम रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता है। पर हमारे लोगों को बोला गया तो हमारे सोनिया गांधी ने बता दिया कि बाबा नहीं हमको चाहिए, जब तक आप नील नहीं होते तब तक पार्टी के करीब मत आइए। बताइए सुनील तटकरे पे चार्जेस पे आप क्या कहेंगे? अभी सुनील तटकरे पे जो चार्जेस लगाए हुए हैं लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए। और अजीत दादा पवार साहब के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि चित्तौड़ कमेटी ने जो अहवाल सादर किया उसमें साफ साफ मालूम हुआ है सबको कि अजीत दादा पवार साहब ने कोई भी घोटाला नहीं किया है, क्योंकि कोई भी घोटाला उनकी तरफ सिद्ध नहीं हुआ है। कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, अजीत दादा पवार भी बच गए। मुक्ता जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो घोटाले हैं ये सब जनता ने देखे हैं। बैठी उनके ऊपर तो कैसे सब जनता ने देखे हैं। जो कारगिल विडोज के लिए जगह थी उसमें बिल्डिंग बनाई और उसमें अपने ही लोगों को उन्होंने फ्लैट्स दे दिए, ये सब लोगों के सामने आया है। अभी और ज्यादा कुछ आने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ये कहना है। इसलिए ये, और अभी आप देख रहे हो, अब ये जब साथ में थे तो साथ में खाते पीते थे, सभी घोटाले उन्होंने साथ में किए। अभी ये अलग हो गए तो एक दूसरे पे उन्होंने कीचड़ डालना शुरू किया है। तो सब अब जनता सब जानती है कि ये इनका क्या चल रहा है और जनता बीजेपी को ही आगे लाएगी। तो शिवसेना कहाँ जाएगी? ये तो आपके साथ कितने सालों से चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर। आपने तो इनको तलाक 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 बोल दिया। कहाँ जाएगी शिवसेना? तलाक खाली बीजेपी ने नहीं बोला है, और हमारे टेम्पररी डिवोर्स है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे शिवसेना के बारे में हम कुछ भी, एक भी बात उल्टी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना तो कर रही है। उद्धव ठाकरे रोज एडिटोरियल लिख रहे हैं। उनका प्रश्न है, वो उनका प्रश्न, मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ। उनको मालूम है ना शिवसेना के बारे में आज नहीं कर सकते। ठाकरे तो खूब कर रहे हैं। क्या हुआ है इस सब लोगों को मालूम है। युति कैसे खत्म हो गई ये भी मालूम है। बीजेपी की वजह से युति टूट गई, दोनों अलग। बीजेपी कह रही है शिवसेना की वजह से युति टूट गई। किसकी वजह से टूटी? आज दोनों डिसाइड कर रहे हैं। बीजेपी की युति किसकी वजह से टूटी है? ये सब चैनल वाले कहते हैं, जो है वो है। मैं तो कह रहा हूँ शिवसेना की वजह से टूट गई। एक चैनल वाला कह रहा है शिवसेना की वजह से टूट गई। शिवसेना की वजह से नहीं टूटी है। उद्धव साहब बोले थे, हमको बहुत दुख हुआ है। माननीय उद्धव साहब रंग शारदा में बोले थे हम युति नहीं तोड़ सकते, जो होगा 5-10 जगह पीछे जाएंगे, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। देखिए 25 साल से ये युति है, युति थी, और बाला साहब, प्रमोद जी और गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी इनके साथ, इनके साल हम बराबर थे, लेकिन खाली 2-4 जगह की वजह से ये लोगों ने युति तोड़ दी। अच्छा, किसने तोड़ी है युति? तुमको मालूम है? कौन कौन से नेताओं ने तुड़वाई है युति, ये भी तो बता दीजिए। मालूम है सब। नहीं, ये तो बता दीजिए। खड़से साहब थे, हाँ। गोपीनाथ मुंडे रहते, आज तो मैं ये मानती नहीं। ये जो सब कुछ है, मेरा ये कहना है इस पे विचार होने से पहले ये महाराष्ट्र के विकास पे ऊपर विचार होना चाहिए, और वो बीजेपी ने सोचा है, और इसीलिए बीजेपी वही एजेंडा लेके महाराष्ट्र में आ रही है। इस साल विकास नहीं हुआ है क्या? तो फिर ये तो इनका होने वाला ये इनका छुपा एजेंडा है। ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ जा रहे हैं, 25 साल के लिए बोल रहे हैं। 15 साल तो कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता थी। 15 साल कांग्रेस, इनसे हिसाब मांग लेते हैं। 15 साल में क्या हुआ? पुणे का क्या हुआ? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि यहाँ पे आईटी डेवलप हो गया है, ये एजुकेशन हब है, ये किसने बनाया? आज पुणे के रोड देखो, पुणे का जो आज बाहर से लोग आ रहे, आज ये मनसे वाले आंदोलन करते हैं, बाहर से लोग क्यों आ रहे? रोजगार मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी है, ये डेवलपमेंट नहीं है? लोगों ने डेवलपमेंट किया है कांग्रेस ने, और लोगों से पूछिए पुणे के रोड कैसे हैं, आप लोगों से पूछिए। अच्छा, पूछता हूँ, पुणे के रोड कैसे हैं? एक कह रहा है बेस्ट है, पीछे से लोग क्या कह रहे हैं? नहीं है। संगीता जी, यहाँ तो मानना पड़ेगा लोगों की बात। मैं मानती हूँ ना, थोड़ी बहुत। देखिए कॉर्पोरेटर जो पुणे के रहते,
वो पूरे के पूरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नहीं थे, इनके भी तो थे। तो इनने रोड नहीं बनवाई, राष्ट्रवादी और आपने रोड बनवाई। इनने रोड नहीं बनवाई, राष्ट्रवादी और आपने रोड बनवाई। नहीं दीपक जी, एक बात बताइए कि जो रोड्स बनते हो पीएमसी के अंडर से बनते हैं, जो ऊपर से निधि आता है, उसके बाद वो नगर सेवक वो डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी ये लोगों ने जिन्होंने जवाब दिया कि रोड अच्छे नहीं है, तो पूरे पीएमसी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नगर सेवक है या इनके लोग काम नहीं कर रहे? बेकार है लोग। अच्छा, आप मानती है राष्ट्रवादी ने काम किया है? हम दोनों साथ थे, हम दोनों ने भी काम किया है। तो मतलब जो बोल रहे हैं हम कीचड़, तो मतलब राष्ट्रवादी को भी वोट मिलना चाहिए। देखिए दोनों ने एक साथ राष्ट्रवादी को भी वोट मिलना चाहिए। वो ये लोग करेंगे, नहीं थोड़ी बोलूंगी। राष्ट्रवादी को देखो, दोनों ने साथ काम किया है, तो संगीता जी राष्ट्रवादी को भी वोट मिलना चाहिए। दीपक जी, आप मेरी जबान पकड़ रहे हो। जबान नहीं पकड़ रहे हो, तो बात सही है ना? पहले अभी नहीं ना, राष्ट्रवादी को भी वोट मिलना चाहिए। आपने बोला पूना IT का हब है, मैं बोलती हूँ आपको ऑटोमोबाइल हब है, और सबसे ज्यादा यूनियन मिनिस्ट्री से 1300 करोड़ रुपया पूना के लिए आए हैं। वो तो सब बारामती के लिए आया है, आप पूना की क्या बात कर रही हैं? वो तो सब बारामती के लिए आया है। आप समझ लीजिए, लोगों को फर्क नहीं, लेकिन आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। पूना म्यूनिसिपालिटी के लिए जो पैसे भेजे हैं, जिसका हिसाब दिल्ली को देना पड़ता है, उस पैसे में से रोड्स हुए हैं खाली पूना सिटी के लिए JNRM के अंतर्गत अभी 80% का 80% है, उसके ऊपर दिल्ली से 80% हिस्सा नहीं आया, काम देखता है। 80% हिस्सा नहीं आया JNRM का, यूपीए सरकार पूना में हुए हैं। आप खाली पूना की बात कर रहे हो, बाकी इतना सारा पूना में डेवलपमेंट हुआ है। पूना इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, नंबर 3। ये क्यों हो गई है? पूना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी फॉर क्राइम ऑल्सो, मानेंगे आप? नो नहीं, गुजरात से दुगनी लोक संख्या होने के कारण भी पूना का क्राइम रेट, आप चेन पहन के घूमती है ना, 3 पॉइंट से सबसे ज्यादा चेन स्टेचिंग यहाँ पे होती है पूना के अंदर, आप मानती हैं? नहीं, पूना के अंदर जो क्राइम होता है वो नोन किया जाता है, इसलिए आपको वो ज्यादा लग रहा है। आप मानेंगे? कौन मानता है ये बात? एक मिनट, पूना का क्राइम महिलाओं के लिए आप बताएंगे? पूना का क्राइम महिलाओं के लिए बहुत कम है, क्योंकि हम जब सुनते हैं निर्भया केस के कारण दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो तो कम नहीं हुआ है, तो पूरा इंडिया का, मैं एडवोकेट हूँ। लेकिन आईटी की एक लड़की को एक टैक्सी ड्राइवर ने मार दिया था, और मारने के बाद वो नेशनल हेडलाइन बनाया था। निर्भया का भी एक ऐसा ही केस था, और उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर भाग गया था, कोर्ट से भाग गया था, और पुलिस वाले ससुन हॉस्पिटल से भाग गया था, उसको पकड़ नहीं पाए थे पुलिस वाले 2 साल तक। ऐसा भी पूना में ही हुआ है ना? आईटी हब है ये। नैना पुजारी की जो केस है, गया था, और पुलिस वाले ससुन हॉस्पिटल से भाग गया था, उसको पकड़ नहीं पाए थे पुलिस वाले 2 साल तक। ऐसा भी पूना में ही हुआ है ना? आईटी हब है ये। नैना पुजारी की जो केस है उसमें हुआ था, पर मैं बोल रही हूँ कि नैना पुजारी के बाद महिला ने खुद की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे नॉर्म्स अपनाए, क्योंकि नैना पुजारी के टाइम क्या होता था, जो कैब में महिला बैठी रहती थी वो घंटों मोबाइल के ऊपर बात करती थी। नैना पुजारी के बारे में ऐसा नहीं हुआ, और पूना में आईटी हब होने के कारण जो महिलाएं काम करने को आती है वो आउट ऑफ स्टेशन रहती है, उनको पूना के रास्ते का पता नहीं होता। तो थोड़ी बहुत महिलाओं की गलती होती है कि वो खुद की सुरक्षा के कॉन्शियस नहीं होती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्राइम रेट बढ़ चुका है। महिलाओं ने भी कुछ तो करना चाहिए। और महिला की गलती मानती है, अगर उसको रास्ता नहीं पता है, वो बाहर से आ रही है और उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तो महिला की गलती। नो, ये दोनों मानती है बात? नहीं, मैं बिल्कुल मानती नहीं हूँ। महिला की बिल्कुल गलती नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पे मतलब सुरक्षा नहीं है। ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस लोगों ने महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। ये बोलते हैं 30%, 50% आरक्षण वगैरह, कुछ नहीं है, ये सब दिखा हुआ है। मैं बोलती हूँ शिवसेना की अगर सत्ता आई तो इसमें पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा और सब अच्छा से मिल जाएगा। मैं यहाँ 2-3 कांग्रेस पक्ष की ये करी, 15 साल हमने राज किया। यस, 2005 में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि फैमिली कोर्ट से पैरेलल चलता है। डोमेस्टिक वायलेंस जब घर में होता है
महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलती थी फैमिली कोर्ट एक्ट से। 1 मिनट लेट मी टॉक। हाँ, तो सर क्या हुआ, 2005 में हमारे गवर्नमेंट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास कानून बनाया। उसके तहत महिलाओं को न्याय मिलता है विदिन 2 मंथ्स। दूसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो भी जो एक्ट बनाया है वो अभी नया बनाया है 2013 में, अप्रैल में, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ये भी बहुत बड़ा क्राइम का ये है, तो वो बनाया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और तीसरी बात कि जब ये निर्भया के केस के बाद बहुत सारे ऐसे मैटर सामने आए जो क्रिमिनल एक्ट से जुड़े थे, तो वहाँ जो चाइल्ड लेबर होता है, आजकल छोटे बच्चों का भी बहुत शोषण बढ़ रहा है। तो पहला कदम सोनिया गांधी जी ने, उनकी सरकार ने उठाया और चाइल्ड लेबर एक्ट भी आया है। तो देखो, सुरक्षा के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट आया है, देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया है, देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस आया है। तो बहुत सारा काम किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, ये बात कहना गलत है। देखो, पुणे में महिलाएं सुरक्षित है क्या? हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा दें। कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट, यस। और पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, तो लेडीज की क्या बात लेके बैठे हो? कौन से औरत की बात कर रहे? कायदे कानून अम्बेडकर जी ने, इंग्रज सरकार ने अभी तक बहुत बनाए, बनाने के लिए बहुत सारी किताबें बहुत अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? बोलना और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। रजिस्टर करते, मैं चाइल्ड राइट्स से जुड़ी हुई हूँ, वुमेन्स इश्यूज से जुड़ी हुई हूँ। मैं रोज देखती हूँ जो मैम बता रही है, इट इज पैथेटिक सिचुएशन। वो कह रही है 2 महीने में आपको सॉल्यूशंस मिल जाता है। आप मुझे सिंगल केस दिखाइए जहां हमने एक FIR की हो और 2 महीने में सॉल्यूशन मिले हो उसके। दूसरी चीज ये, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इट इज हॉरिबल। आप आइए, आधी ताकत पुलिस से लड़ने में जाती है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जब हम पुलिस से लड़ते हैं, पुलिस को हमारे नेता फोन करते हैं क्रिमिनल को बचाओ किसी तरह। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, पुलिस की रिपोर्ट्स है, नेताओं के लेटर्स हैं कि प्लीज इनके हेल्प करो, ये बहुत गलती से क्राइम कर गए हैं। नाउ इसके आगे हमने क्या करना चाहिए? नेता बताते हैं, और मैं जिसे सब लोग जानते हैं, उसके बाद हमें इतनी ताकत लगानी पड़ती है रजिस्टर करने के लिए क्राइम। कोर्ट में लॉयर को फोन किया जाता है नेताओं द्वारा। मेरे पास प्रूफ्स हैं जो बताएंगे कि आप क्रिमिनल को बचाइए, वो गलती से 10-5 लाख ले लीजिए और केस दाखिल कर दीजिए। डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? शी इज टॉकिंग अबाउट 2005 लॉ। हाँ, वो 2005 के लॉ के बारे में बात कर रही है। मेरे पास कुछ नंबर थे जो 2012 के बारे में। 2012 में 17,800 क्राइम केसेस अगेंस्ट वुमेन हुए थे। उसमें से 1,839 रेप केसेस है, 1,140 किडनैपिंग केसेस है, 330 डाउरी डेथ से, 7,415 डोमेस्टिक वायलेंस है, 3,935 मोलेस्टेशन है। चाइल्ड के अगेंस्ट जो अब्यूज और ये है उसके बारे में भी कुछ आंकड़ेवारी है। 212 चिल्ड्रन मर्डर हुए हैं, 917 रेप अगेंस्ट चाइल्ड है, 893 किडनैप केसेस है अगेंस्ट चाइल्ड। इतना सारा क्राइम रेट यहाँ पर है। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की 15 साल से सत्ता थी। उन्हें पूछो कि वुमेन्स के लिए क्या किया है, कितने टॉयलेट्स बनाए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम जानेंगे कि आखिरकार पुणे में हमने MNS से अभी तक बात नहीं की है, पुणे के गिरती कानून व्यवस्था पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, खासकर तो पुणे से एक बार किस्सा कुर्सी का में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पुणे की, यहाँ की समस्याओं की, महाराष्ट्र की राजनीति की, और बात ये भी कर रहे हैं कि आखिरकार CM कौन बनेगा, किसको सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा की, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की कमी है। संगीता जी, मेरा सीधा आपसे सवाल है कि आपने ओपिनियन सुना, ज्यादातर महिलाओं का यह मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा की बेहद कमी है, IT का हब बनने के बाद, एजुकेशनल हब बनने के बाद भी। आखिरकार क्यों? जी देखिए, पुणे का जो पॉपुलेशन है 18,000 पुलिस है, 18,000 पुलिस, उसको भी जिंदगी एक बढ़ाना चाहिए ना। RR पाटिल इनके 15 साल से आपकी सरकार की बढ़ा देती है आप। जी मानती हूँ मैं, 15 साल से हम लोग हैं। मुंबई में धमाके हो गए, जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हो गया, दगलू सेठ के यहाँ ब्लास्ट हो गया, अब तक तो बढ़ जानी थी भाई। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पुणे मुंबई के बाद। इसके लिए हमारी सरकार, जब हम गाड़ी चला रहे थे तब से हमारी कोशिश चालू है ना
अरे आपकी सरकार की मुख्यमंत्री आपका था, आप बताइए, आप बीजेपी शिवसेना, आप इनके तर्क से सहमत है? संगीता, मुझे जवाब देना होगा। ये तर्क नहीं चलेगा, ये तर्क नहीं चलेगा, ये तर्क नहीं चलेगा। एक बात सुनिए, आप बात तो करने दीजिए मुझे कि आप अगर ये बात बोलते हैं, हमारा अगर बहुमत होता तो हमको कोई भी डिसीजन लेना आसान होता है। आज मोदी जी आए हैं, आज इन्होंने 150 दिन में कोई ये बना नहीं सके कि तुरंत हमारा सिक्योरिटी के लिए बढ़ानी चाहिए पुलिस, क्यों नहीं कर पाए जब बहुमत है? बिल्कुल गलत बोल रही है। मैं पहले 15 साल तक एक मिनिट है, मैंने इसको मौका देते हैं, अभी तक नहीं बोलेंगे। सर्वात प्रथम मी पुणेकरांची परवानगी घेऊनच हिंदी बोलतीये, कारण का मला सगळ्यात आधी मी मराठी असल्याचा अभिमान आहे आणि आमचा हा मराठीचा आहे। अब तो राज ठाकरे जी भी हिंदी बोलने लग गए। वही तो मैं पुणेकर लोगों की परवानगी ली, साहब की तो अभी लेके आई हूँ, और हमारी जो जनता है उनकी भी परमिशन मैंने अभी ली है। फिलहाल ये आघाड़ी और ये युति है, इनको टाइम कहाँ है पुणे का सोचने के लिए? तो खत्म हो गई, अभी हुई ना इलेक्शन के टाइम पे 2 दिन पहले, इसके पहले तो थे ना, तो उनको टाइम नहीं है। कहाँ बाउंस स्पॉट हुआ, कहाँ महिला सुरक्षित है नहीं है, उनके लिए टाइम नहीं है ना, तो वो सोचेंगे कब? जैसे संगीता ताई ने बताया कि पुलिस 18,000 है, बढ़ाओ। आप दोनों की कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी, आपकी आघाड़ी है, आप वहां पे सत्ते पे है, तो आप बढ़ाओ ना। छोटे छोटे जो सवाल है, छोटे छोटे जो प्रश्न है पुणे के, वो इजी सॉल्व हो सकते हैं। देखो मुझे ये कहना है कि मोदी जी को लोकसभा में जो देना था, लोगों को पंतप्रधान पीएम देखना था, तो देख चुके। अभी राज्य का बोलो, महाराष्ट्र एक राज्य है, वहां राज्य की स्थिति वो देखिए और वहां के प्रश्न आप बोले। मोदी जी को आप खुला आसमान दे दिया है, पूरा देश लोगों ने दे दिया है, अभी वो काम करेंगे तब पता चलेगा। काम करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने 18,000 पुलिस वाले से ज्यादा पुलिस वाले बढ़ाए ही नहीं। यहाँ पे पूना में ये अभी वो काम करेंगे तब पता चलेगा। काम करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने 18,000 पुलिस वाले से ज्यादा पुलिस वाले बढ़ाए ही नहीं। यहाँ पे पूना में आप जो बोल रहे हैं क्राइम रेट का, या क्राइम, पूना तो मेट्रोपोलिस सिटी अभी बन गई है। जो मेट्रोपोलिस सिटी के अच्छी चीजें होती है, उसके साथ कई ऐसी चीजें भी होती है। मैं आपको बोलती हूँ, किसी ने नहीं बोला, पूना भारत की ऐसी एक सिटी है जिसके अंदर रात को 12-12 बजे खाली महिलाएं स्कूटर के ऊपर घर पे जा सकती है। ड्रामा खत्म होने के बाद, ये मराठी ड्रामा जो होता है महाराष्ट्र में बहुत उसका फेमस है, जो रात को 12 बजे पिक्चर छूटने के बाद, ड्रामा छूटने के बाद खाली 3-3, 4-4 महिलाएं कार में, कई महिलाएं स्कूटर पे अकेली घर पे जा सकती है। ये भी जो बाजू है पुणे की, ये भी आपने सोचनी चाहिए, और इसके लिए पुणे को धन्यवाद देना चाहिए। पुणे के कल्चर का आपने यहाँ उसको एनकरेज करना चाहिए। क्राइम रेट तो है, उसको कम करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ये क्राइम रेट आपको जो दिखाई दे रहा है, पुणे की महिलाएं बोल्ड है, वो क्राइम इमीडिएट नोट करती है, पुलिस चौकी में जाती है। आपको बाकी स्टेट में इतना जो क्राइम रेट है, पुलिस में जाते नहीं है, प्रेस वाले वहां पे छापते नहीं है, टीवी पे आते नहीं है, इसलिए पुणे का ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पुणे में ये सब होता है। हर जिले के लिए एक महिला पुलिस थाना होना चाहिए। हरियाणा, बिहार, यूपी, सभी राज्यों में ये पुलिस थाने हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में कहीं भी महिला पुलिस थाना किसी भी जिले में नहीं है। अभी हर जिले में, अभी हर जिले में महिला क्राइम के लिए पुलिस स्टेशन सेपरेट, महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए सेपरेट बने हैं। ये बने हैं, आपको मालूम नहीं है, आपकी मालूमात कम है। अलग पुलिस थाना, महाराष्ट्र में हर जिले में नहीं है। बने हैं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ जनता से, बने हैं क्या? नहीं है। बने हैं? अच्छा, यहाँ पे पूछता हूँ, आप बताइए, बने हैं? जो भी चीजें पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सब एक ही चट्टे बट्टे के थाले। मुझ पर आरोप लगाए कि आप बीजेपी की हैं। नहीं, जो भी है सारे के सारे सेम है कि एक सबका। अगर अब इस बार उन्होंने अपने बजट का जो देते हैं ना इलेक्शन कमीशन को, सबके पैसे बढ़े हैं, सिर्फ हमारे नहीं बढ़े हैं।
हमारे सैलरीज नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा है, आप सबके अलग पैसे बढ़े हैं, दुगने हुए, तिगने हुए, पता नहीं कितने करोड़ हुए। बात सोशल सिक्योरिटी की बोलो, और आपने आज तक जो भी वादे किए, सारे पार्टियां जितने भी वादे किए, वो वादे कितने निभाए, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका ऑडिट दो। कोई भी ऑडिट नहीं दे रहा है, ना अपने खुद के पैसों का जो कमाए हैं राजकारण के तरीके से, ना और प्लस ये जो काम आपने जो प्रॉमिसेस बोले हैं, वो प्रॉमिसेस कितने निभाए वो भी देखो। और पहली बात तो बहुत सारी चीजें, यानी कि नेता और पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी वही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की भी, क्योंकि हम काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते वक्त मुझे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ केसेस दायर करने पड़े ताकि वो 14 साल की बच्ची का रेप केस रजिस्टर करे। ये सिचुएशन है। तो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी कानून आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। लेकिन पीछे मेरे पास कॉलेज की बच्चियां हैं, मैं उनके पास चलता हूं। यहाँ कोई सवाल बताइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि जैसे बताया गया अभी कि हर पुलिस स्टेशन में एक महिलाओं के लिए एक अलग सेक्शन है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि आज अगर हमको कोई रॉन्ग नंबर भी आता है, तो वो कॉल ट्रेस करके, या हम लोग को अगर वो रॉन्ग नंबर परेशान करता है तो हमारी हेल्प की जाती है पुलिस स्टेशंस में। इवन हमको एक पब्लिकली नंबर भी दिया गया था जिसपे फोन करके हम वो नंबर बता के मतलब उस रॉन्ग नंबर से बच सकते थे। और सेफ्टी के बारे में अगर बोलना है तो मैं इस पूना के बारे में बोलना चाहूंगी। यहीं का किस्सा है, नर्स स्टॉप पे 3 बजे पोहा मिलता है, तो वहां पे लड़कियां नाइट आउट मार के पोहा खाने भी जा सकती है। तो इतनी सेफ्टी आज पूना में है। थैंक यू। सेफ्टी है पूना में, बहुत अच्छी बात है। इस पूना शहर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और हम उम्मीद करते हैं कि पूना शहर इसी तरह से जीवित रहे और पूना शहर रात में कभी ना सोए। जी, अभी वहां पर स्टेज पर किसी ने डेवलपमेंट की बात की। सिर्फ आईटी और एजुकेशन ही डेवलपमेंट है? हमारा जो समाज है, हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कौन है जो सबसे सामान्य आदमी जो आपको पोसता है, एक बीज जमीन में बो के आपके लिए वो 1000 उगाता है, तो वो किस तरह से जी रहा है? आपका जिला हो, आपका राज्य हो या आपका देश हो, उसकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है? जब आपकी उपभोग्य चीजें बहुत महंगी बनती हैं, जैसे कि टीवी, कूलर या फ्रिज या एसी कार, वो कितनी भी महंगी हो, आप लोन लेके, कर्जा लेके आप खरीद लोगे। लेकिन अगर प्याज महंगा हुआ तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अगर कोई आपके लिए उगा रहा है और उसकी जेब भर गई, तो उससे आपको क्या कष्ट होगा? तो मेरा कहना यह है कि जब आप डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और हर कोई सीना तान के कह रहा है कि अभी सबको शिवाजी महाराज याद आ रहे हैं, तो हर एक ने खुद के अंदर झांक के बोलिए कि उनकी जो पॉलिसी थी राज्य चलाने की, या स्त्री की बात हो, या किसी कृषक की बात हो, या कृषक को न्याय मिलने की बात हो, उनकी नख की सुई की नोक की भी उनकी बराबरी नहीं है। तो इस बारे में उनका क्या कहना है? पूछता हूं मैं आपका ये सवाल, आपका क्या सवाल? हमारा सवाल यह है कि जिस पुना के बारे में आप सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हो, वही पुना में 2013 तक 168 बलात्कार के केसेस दर्ज हुए हैं। सिर्फ देखना ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए एक अलग सा सेक्शन रखा गया है, लेकिन ये बात भी हुई थी कि साइबर पुलिस स्टेशन बनेगा, वो भी अभी तक पुणे में नहीं बना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ा पुणे का मुद्दा जो है वो लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स पुणे में बहुत कम है। ये मुद्दा है और ये मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इस मुद्दों को लक्ष्य नहीं दे रहा है। थर्ड ये मुद्दा है कि पुणे में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का महिलाओं में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि महिलाओं को जो वैद्यकीय सुविधा है, ये वैद्यकीय सुविधा अच्छी तौर से प्राप्त नहीं हो रही है। जो सरकारी सेक्टर में महिलाओं को जिस तरीके से उनको ये करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जिस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, वो सब अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये बात पे भी गौर करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। इस बात पर भी गौर करना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं बड़ी देर से? सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हर एक ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में क्या दिया है महिला सुरक्षा रिलेटेड, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वीमेन का जितना कम होते जा रहा है,
बावजूद कि महाराष्ट्र, गुजरात से भी पहले महाराष्ट्र ने 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में दिया था, पर फिर भी अगर आज वीमेन रिलेटेड पॉलिटिकल वायलेंस देखे तो वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो और ऑब्वियसली अर्बन एरियाज उससे बाहर नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का कैसे बढ़े, और महिला सुरक्षा के बारे में मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या चीजें बताई है, ये आप मैं पूछना। चलिए, ये सवाल बहुत बेहतर है कि आखिरकार महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों? शिवसेना, महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों? पॉलिटिक्स मध्ये अभी महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन संरक्षण नहीं था। क्यों नहीं था संरक्षण? तुम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूना में क्या हुआ है, क्या होता रहता है। एक बोलते 3 बजे तक कुछ धोखा नहीं है, लेकिन कितने बलात्कार हुए ये अभी उसने बताया। महिला सुरक्षित नहीं है, पूना में कोई भी सुरक्षित नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। वो लोनावला में जो किसान थे उसको मारा गया, गोलीबार हो गया उधर। अनेक प्रॉब्लम है पूना के। महिला काम करती है, काम के लिए जाती है, क्यों जाती है? महंगाई बढ़ी है। ये शासन ने 15 साल में इतनी महंगाई बढ़ाई है कि दोनों को सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस में अगर महिला जाती है, रात को देर से आती है, कुछ महिला को प्रॉब्लम हो जाता है, तो संगीता ने अभी बताया कि इधर 18,000 पुलिस है। पुलिस क्यों नहीं बढ़ाए फिर 15 साल में? बीच में आर पाटिल बोल रहे थे, आर पाटिल बीच में बोले थे कि हर घर में एक पुलिस रखूंगा। ये महिलाओं के साथ बोलने की। अच्छा, सवाल महिला प्रतिनिधित्व का है। आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, खासकर चुनाव में? नहीं, आप अगर देखेंगे तो लोकसभा में 7% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। बात तो 33% देने की है मैडम। हाँ, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पार्टी में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को है। सभी जो पद है, जो पेरेंट बॉडी के पद है, उसमें 33% महिलाओं का सम्मिलित होती है महिलाएं। और इसके साथ अभी आप देखोगे तो 21 महिलाओं को हमने अभी विधानसभा में खड़ा किया है। और क्या हुआ, ये एक तो हमें भी सोचना चाहिए, बीजेपी और शिवसेना साथ में थे और लास्ट दिन हम अलग हो गए, इसलिए थोड़ा उम्मीदवार ढूंढने में सभी पार्टियों को थोड़ी कठिनाई हुई है। तो इसमें लेकिन बीजेपी में अभी 21 महिलाओं को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। संगीता जी, अभी इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने ये विधानसभा में 27 महिलाओं को टिकट दिए। 27 महिला सिर्फ कांग्रेस ने दिया है, उसके बाद सब रेशो कम हो जाता है। जैसे मैडम बता रही थी, इन्होंने तो 10 टिकट दिए। विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? टोटल करीबन सीटें 288 सीटें हैं। 288 है ना? 288 में 27 कितना % हुआ? जी हम मानते हैं। देखिए, इसमें जीतने की जो निकष लगाए जाते हैं, इसमें जो मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, 10% से भी कम। जी, 33% का नारा कहाँ गया सोनिया गांधी का? जी दीपक जी, निकष भी देखने पड़ते हैं ना कि वो औरत जीत के आएंगी क्या नहीं, वो कितना उसको ले सकती है, कांग्रेस पार्टी के बारे में कितना बोल सकती है, क्या काम कर सकती है, वो निकष भी लगाए जाते हैं ना। तो निकष तो हमने लगा के 27 दिए ना, फिर सबके लिए तो वही कानून है ना। सोनिया गांधी के राज में भी महिला पावरफुल नहीं है? नहीं जी नहीं। अभी मैनिफेस्टो में वो मैडम ने एक सवाल पूछा आपको कि मैनिफेस्टो में क्या डाला है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने खास करके लेडीज के लिए मनोधैर्य स्कीम डाली हुई है कि जिसमें एसिड के हमले हो, बलात्कार हो, लैंगिक शोषण हो, उसके लिए एक अनुदान दिया गया कि उसको वापस स्टेबल करने के लिए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं तुम्हारे बीच में बात नहीं की, मैंने आपके बीच में बात नहीं किया, मैंने आपके बीच में बात नहीं किया। आप मेरी बात होने के बाद आप आपकी बात बताइए, क्योंकि आपकी तो करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, हमारे करनी और कथनी में फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो टंके की चोट पे करती है, जो भी करती है। तो हमारी पार्टी का एक ही कानून है, घोटाले भी टंके की चोट पे करती है। वो आप बोल रहे हैं, वो जनता बोलती है, वो जनता बोलती है। घोटाले अगर करने हैं तो यहाँ पे जितने लोग हैं जिनके यहाँ घोटाले हुए हैं उनको पूछो, उन्होंने उनको पार्टी से अलग किया नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अलग किया, इन लोगों की पार्टी ने नहीं किया। अशोक चौहान को MP बना दिया, अशोक चौहान को MP बना दिया, MP बना दिया, मैडम MP बना दिया।
अरे इनके इसमें तो रेपिस्ट है मंत्री, येडियुरप्पा ने क्या किया? और आपने भी तो एमपी बना दिया अशोक चव्हाण को, येडियुरप्पा को भी हटा दिया था, येडियुरप्पा को भी सीएम पद से हटा दिया था, बीजेपी से बाहर निकाल दिया था, दलाली हटाया था, बंगारू लक्ष्मण की औरत चुन के हटाया था, सभी पार्टियां हटाती है। पोस्टर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो सीएम भी घोषित कर दिया। जी नहीं, देखिए ये जो मनोधैर्य योजना कह रही है, मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 2 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपया शासन में, महाराष्ट्र शासन ने सिर्फ 5 करोड़ रुपया 2 साल में इस मनोधैर्य योजना के, 5 करोड़ जनता कितनी है? 11 कोटि जनता है, करोड़ जनता है, और उसमें सिर्फ 5 करोड़ ये बलात्कारित पीड़ित की महिलाओं के लिए उन्होंने रखे हैं। ये इनका बारे में बात शासन तो महाराष्ट्र का आपका ही है ना। कितना तवज्जो मिलती है आपकी पार्टी में महिलाओं को? कितना प्रतिनिधित्व? एक तो बात अटल है कि महिलाओं को आरक्षण जो दिया है उसका पूरा फायदा महिलाओं ने उठाना चाहिए, क्योंकि कितने भी 33% 50% भी दिया होगा, अपनी जो औरत है, मेरी जो माता बहन है, वो खुद जब तक नहीं आएगी, जैसे संगीता दाई ने बताया कि निशक बताया जाता है कि जीतेगी या नहीं जीतेगी, सिर्फ ये पॉलिटिक्स है, उसमें तो स्पर्धा होती है, जो जीतेगा उसको आगे दिया जाता है, जो नहीं जीत सकता उसे पीछे जाने के लिए बोल देते। तो महिलाओं के ऊपर है, महिला जितनी आएगी उतना अच्छा सक्षम राजकारण हो सकता है। महिला से ज्यादा कोई भी, जो अभी आप घोटाला वगैरह बोल रहे हैं, महिला इतनी संवेदनशील है कि वो पूरी बात मन से सोचती है, दिमाग से सोचती है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में महिलाओं की जितने आ रहे हैं उनको बहुत औरतों को सीटें दी हुई है और वहाँ पे वो सभी औरतें समाधानी है। आपकी पार्टी में सुप्रिया सुले के अलावा कोई और महिला का नाम सुना ही नहीं जाता? मैं तो सभी पॉलिटिक्स की महिलाओं को एक बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन सबको पवार साहब के आभार मानना चाहिए, क्योंकि पवार साहब ने इनको 30% रिजर्वेशन दिया। उसके बाद ये बात बोलना चाहूंगी कि अभी राज्यसभा में सुप्रिया सुले और वंदना चव्हाण जैसी इतनी होनहार और अच्छी तरह से काम करने वाली सभासद है। अब मैं हमारे ये बात बोलना चाहूंगी कि अभी राज्यसभा में सुप्रिया सुले और वंदना चव्हाण जैसी इतनी होनहार और अच्छी तरह से काम करने वाली सभासद है। अब मैं हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, और अभी हमारी पुणे पीएमसी में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी ज्यादा से ज्यादा सभासद पुणे महानगर पालिका में भी है। और अभी एक बात और बोलना चाहूंगी कि पुणे महानगर पालिका में पुरुष सभासद से ज्यादा महिला सभासद ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा, वो भी सिर्फ 50% आरक्षण की वजह से। पहली महापौर महिला हुई वो पुणे में ही हुई, महिला महापौर, वो भी कांग्रेस ने ही की। तो कांग्रेस सबसे पहले औरतों को इज्जत देता है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एमएलसी के लिए 50% सीट महिलाओं को देती है। वैसे ही राज्यसभा के सीट में भी यहाँ 2 महिलाएं हमारी पार्टी ने राज्यसभा में दी है। अभी यहाँ पूना में या महाराष्ट्र में पहली बार पवार साहब ने ही महिला आरक्षण लागू किया। 50% का भी महिला आरक्षण यहाँ पहले लागू, लेकिन देखिए राजीव गांधी जी की उपस्थिति, राजीव गांधी जी का ये सपना था महिलाओं को लाने का, महिलाओं को आरक्षण दिल्ली में आज तक दिल्ली में बहुत अच्छी बात, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा बहुमत है, अभी दिल्ली में पूरा बहुमत है। अभी इन्होंने महिला आरक्षण करना चाहिए विधानसभा और लोकसभा के लिए। आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए 15 अगस्त का, उसमें महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने खुली बात की है। लेकिन मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। बताइए कर दो, अभी पूरी मेजॉरिटी है। ये नंदी बैल जी यहाँ पर क्यों आए? कहाँ गए हमारे भाई साहब जो ट्रांसलेशन करेंगे? बताइए हम इन नंदी बैल को क्यों लाए? इस तरफ आ जाते हैं। बताइए नंदी बैल को क्यों लाया गया है यहाँ पर? ये जो नंदी बैल है वो कहता है कि वो फ्यूचर जानता है।
तो शायद वो बता सके कि आगे वाले इलेक्शन में एक्चुअल में होने वाली क्या बात है। नहीं, फ्यूचर तो बता सकता है, ऐसे तो कई लोग बता सकते हैं, लेकिन पुणे की धरती पर इसका क्या महत्व है? पुणे को हम लोग पुण्य नगरी बोलते हैं, वो ये सांस्कृतिक नगर है, तो ये संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारा मित्र है पुणे का, जो ये बताएगा कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। इलेक्शन में क्या होने वाला है जी। क्या लोग इससे ऐसे सवाल जवाब पूछते हैं पुणे के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास में तो कई लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हें हमेशा पूछते हैं। क्या कान में पूछते हैं या कैसे पूछते हैं? जी जी, हम लोग इनको पूछ सकते हैं, सीधे सीधे पूछ सकते हैं। आइए पूछते हैं जी, पूछो। नंदीबेन जी, आप हमें बताइए कि इस बार के इलेक्शन में एक्चुअल में होने वाले क्या बात है? क्या अरे एक मिनट, क्या मनसे जीतेगी? क्या शिवसेना जीतेगी? अब हमारा भविष्य बैल ठहराएगा। क्या शिवसेना जीतेगी? नहीं, शिवसेना जिंकणार का? क्या कांग्रेस जीतेगी? बीजेपी घ्या ना। काँग्रेस जिंकणार का? मग या इलेक्शनला भाजप नाही। तो क्या कहा है नंदी बैल ने? नंदी बैल तो फिलहाल कह रहा है कि मैंने जब कहा कि मोदी फीवर अभी भी है भैया, तो इसने क्या कहा? जवाब बताइए। इसने कहा भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी, जी। ये नंदी बैल का कहना है। जी जी। तो नंदी बैल के प्रेडिक्शन को हम क्या सही मान सकते हैं? मान सकते हैं भैया, पुणे में आए तो मान सकते हैं। अच्छा, इनसे पूछ के बताइए कि नंदी बैल ने क्या कहा। इनसे मराठी में पूछिए, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए। माइक ले जाइए। सांगितलं तेच ते नंदीनं सांगितलं मान हलवून. कोण जिंकणार? आता तुम्ही काही नाव घेतलं ते जिंकणार म्हणते. भाजपा जिंकणार म्हणतात. तुम्ही आता नाव कोणतं घेतलं? त्यांनी नंदीनं मुचके सांगितलं. भैया ये भी कह रहे हैं, नंदी ने कहा कि भाजपा जीतेगी। नंदी ने कहा कि भाजपा जी जीतेगी। जी। चलिए हम एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर सबसे। एक मिनट देख, बैल को भी मैनेज नहीं, बिल्कुल मैनेज नहीं किया है। ये यहाँ की एक संस्कृति है, हमें ऐसा बताया गया था। अभी अगर हमारे पक्ष का भविष्य बैल बताने लगेगा तो हमको तो सच में भैया घर पे जाना पड़ेगा सबको। मुझे कहा गया कि लोग यहाँ बारिश के लिए इसकी पूजा करते हैं और इसका ग्रामीण में ना। हाँ। ग्रामीण में, शहरों में नहीं, तो गांव में। ग्रामीण में इसको गांव में देखो ना बीजेपी आता है कि नहीं आता है। और जब मुक्तादाई ने बताया कि इतना फंड दिया, उतना माइन गांव में जब इतनी बड़ी दुर्घटना पुणे में हुई थी, क्यों नहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार से यहाँ पे जो अनुदान देना था तो वो क्यों नहीं दिया? चलिए हम इस बहस को यहीं रोकते हैं। क्यों नहीं दिया? मालिन को? कल हम थाने में मिलेंगे, लेकिन हमें बता दें कि सिर्फ ये एक पुणे में जो परंपरा है उसकी एक परिलक्षणा थी। चलिए, हमने आपकी बात मानी, ये सिर्फ जो यहाँ की परंपरा चली आती है उसका एक पुट था। इसको ना ओपिनियन कहा जा सकता है, ना इसको सर्वे कहा जा सकता है। लेकिन किस्सा कुर्सी का में पुणे से इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे ठाणे में।